Hello everyone, welcome you all to our channel Literature is Life। कुछ दिन पहले हमने एक सीरीज शुरू की थी कल्चरल थियरीज की और उसी वीडियो सीरीज का ये सेकंड लेक्चर है जिसमें हम कल्चरल मटेरियलिज्म से रिलेटेड मेन वर्क्स को यहाँ कंप्लीट करने वाले हैं। पिछली बुक में हमने कल्चरल मटेरियलिज्म के मेन कंसेप्ट्स को यहाँ किया था, मेन राइटर्स को किया था। अब हम मेन बुक्स को यहाँ इसमें करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं की फिगर्स और इसमें की वर्क्स उनके क्या रहे थे। रेमंड विलियम का मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर 1977 का ये वर्क था और इसकी जो पब्लिकेशन डेट है ये काफी इंपॉर्टेंट है, कई बार ये प्रीवियस ईयर पेपर्स में आ चुकी है। सेकेंड वर्क इज कल्चर एंड सोसाइटी 1958। इट इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क्स रिटन बाय रेमंड विलियम्स एंड द सेकेंड राइटर इज जोनाथन डोलेमोर एंड एलन सेनफील्ड। इन दोनों का जॉइंट वर्क ये रहा है पॉलिटिकल शेक्सपियर न्यू एसेज इन कल्चरल मटेरियलिज्म। ये 1985 का वर्क रहा था। ये एक शेक्सपियरियन क्रिटिसिज्म से रिलेटेड भी वर्क माना जाता है और ये कल्चरल मटेरियलिज्म की थ्योरी को भी काफी यहाँ प्रोग्रेस देने का काम करता है। अब यहाँ हम सबसे पहला वर्क देखते हैं। फर्स्ट वर्क है ये रेमंड विलियम्स का कल्चर एंड सोसाइटी 1958 का वर्क है। इसके अंदर ये जो है ना, सबसे पहले हम देखते हैं कि इनका वन ऑफ द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल बुक्स और अर्लीस्ट बुक्स में से एक मानी जाती है। कहीं भी जब रेमंड विलियम्स के क्वेश्चन आते हैं तो ये क्वेश्चन रिपीटेडली इस बुक से पूछा जाता है और ये ट्रेस करती है कि किस तरह से कल्चर जो है वो ब्रिटेन में किस तरह से इवॉल्व हुआ है लेट 18th सेंचुरी में। और लेट 18th सेंचुरी कौन सी थी? ये वो टाइम था जब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था और उससे शुरू होते हुए 20th सेंचुरी तक कल्चर जो शब्द है या फिर कल्चर का जो मीनिंग है वो किस तरह से इवॉल्व हुआ है, उस चीज को इस बुक में काफी इन डेप्थ देखा गया है। और इसके अंदर इन्होंने ना कई सारे राइटर्स को और उनके वर्क्स को एग्जामिन किया है कि वो किस तरह से कल्चर को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। इन राइटर्स की लिस्ट में रहे हैं एडमंड बर्ग, विलियम कोबेट, थॉमस कार्लेल, जॉन स्टुअर्ट मिल, मैथ्यू आर्नोल्ड, जॉन रस्किन एंड डी.एच. लॉरेंस। तो यहाँ पर उन सारे राइटर्स ने किस तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए कैपिटलिज्म और जो सोशल चेंज हो रहा था सोसाइटी में, इन कंक्लूजन हम बोल सकते हैं कि किस तरह से उस समय ये जो सारी चीजें हैं सोसाइटी के कल्चर को 18th सेंचुरी से लेकर 20th सेंचुरी तक सोसाइटी के कल्चर को किस तरह से चेंज करने का काम इन सारी मूवमेंट्स ने किया है। तो इस चीज को यहाँ एनालाइज किया गया है कल्चर एंड सोसाइटी नाम की इस बुक में। तो इसके अंदर मेन कंसेप्ट क्या रहे हैं? सबसे पहले रहा है कल्चर इज एज अ होल वे ऑफ लाइफ। इसके अंदर क्या बात है? सबसे पहले आप देखिए इसके डेफिनेशन को, ये देखिए कल्चर एज अ होल वे ऑफ लाइफ। तो ये हमें क्या बता रहा है कि इसके अंदर क्या है? एवरीडे प्रैक्टिसेस, वैल्यूज, सोशल रिलेशंस, वो सारी चीजें इसके अंदर इंक्लूड की जाती है कल्चर के अंदर। हम सिर्फ लिटरेचर या आर्ट को नहीं कह सकते कि लिटरेचर और आर्ट ही है उसी को हम कल्चर माने, जबकि इसके अलावा सोशल रिलेशंस, एवरीडे प्रैक्टिसेस और वैल्यूज ये सभी भी लिटरेचर का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा है। तो इसके हिसाब से कल्चर है ना सिर्फ हाई आर्ट या फिर इंटेलेक्चुअल अचीवमेंट नहीं है, बट एंटायर पैटर्न ऑफ लाइफ है जिसके अंदर हमारे बिलीव्स, हैबिट्स, वैल्यूज और सोशल रिलेशंस सब कुछ आता है। सेकंड कंसेप्ट इज कल्चर इज ऑर्डिनरी। कल्चर इज ऑर्डिनरी का अगर हम एक बेसिक मीनिंग माने तो ये होगा कि कल्चर जो है वो सिर्फ हाई क्लास यानी एलिट क्लास से रिलेटेड नहीं है, उसके अंदर लोअर क्लास की यानी जो बेस होता है उनकी वैल्यूज भी आती है। कल्चर सभी को अपने अंदर इंक्लूड करके चलता है। तो इसका मतलब क्या है कि कल्चर एक पार्ट है हमारी एवरीडे लाइफ का। तो फिर यहाँ इसके अंदर क्या है? शेयर्ड वैल्यूज आती हैं जो कि शेयर की जाती है सभी लोगों के द्वारा, जिसके अंदर एलिट भी आते हैं। एलिट और आर्टिस्ट ही सिर्फ ना होकर के उसमें कॉमन पीपल भी आते हैं, उनके कॉमन एक्सपीरियंसेस, वैल्यूज, लैंग्वेज, ट्रेडिशन और उनका जो वे ऑफ लिविंग है वो सारी चीजें इसके अंदर शामिल होती हैं। ये हमें दिखाता है कि जो एवरीडे सोसाइटी की जो डेली प्रैक्टिसेस है ना वो भी कल्चरल एक्सप्रेशन है। तो ये दो कंसेप्ट यहाँ पर इन्होंने दिए हैं। इनका सेकंड वर्क रहा है मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर। इसमें अंदर ये है ना एक चीज और है, रेमंड विलियम्स को हम ह्यूमनिस्ट मार्क्सिस्ट भी कहते हैं क्योंकि इन्होंने मार्क्सिज्म को एक अलग अलग वे में इंटरप्रेट करने का काम किया है। इसके अंदर इन्होंने इंक्लूड किया है कि कल्चर है ना
एक मटेरियल सोशल प्रैक्टिस है, यानी कि कल्चर भी जो है वो मटेरियल कंडीशंस से इन्फ्लुएंस होता है। मटेरियल सोशल प्रैक्टिस है, मटेरियल प्रैक्टिस जो कि सोसाइटी से रिलेटेड होती है। अब इन्होंने ना रिजेक्ट किया है रिजिड बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल को। रिजिड बेस सुपरस्ट्रक्चर मॉडल क्या होता है? जिसके अंदर हम कहते हैं कि बेस जो है, द बेस इन्फ्लुएंसेस सुपरस्ट्रक्चर। तो बेस जो है वो कहीं ना कहीं कंट्रोल करता है सुपरस्ट्रक्चर को, उसको प्रभावित करने का काम करता है। बट यहाँ पर इन्होंने इस धारणा को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि बेस और सुपरस्ट्रक्चर जो है ना, इनका एक डायनेमिक रिलेशन होता है, जिसमें बेस सुपरस्ट्रक्चर को इन्फ्लुएंस करता है और सुपरस्ट्रक्चर जो है वो रिटर्न में बेस को इन्फ्लुएंस करता है। तो यहाँ पर एक ये नया आइडिया यहाँ लेकर आई है। तो इनके हिसाब से कल्चर बहुत शेप्स एंड रिफ्लेक्ट सोसाइटी। जो कल्चर है वो शेप भी करता है सोसाइटी को और वो रिफ्लेक्ट भी करता है, यानी कि सोसाइटी के अंदर क्या हो रहा है वो चीजें ये दिखाने का काम करता है, हमें बताता है। और दूसरा, ये उस चीज को कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस भी करता है, उस चीज का रीजन भी कल्चर ही है। तो ये दोनों ही काम करने का यहाँ प्रयास करता है। अब इस बुक के अंदर मेन कंसेप्ट क्या रहे हैं? सबसे पहला है कल्चर मटेरियलिज्म, जो कि मेन थ्योरी ही यही है। ये थ्योरी इसी बुक से मार्क्सिज्म एंड लिटरेचर से निकल करके आती है, जो कि 1977 में पब्लिश हुई है। तो इसके हिसाब से देखिए, कल्चर इज नॉट जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ सोसाइटी बट एन एक्टिव मटेरियल फोर्स दैट शेप्स सोशल रिलेशंस एंड मीनिंग। तो यहाँ पर कल्चर है ना, ये सिर्फ सोसाइटी को दिखाता ही नहीं है, बल्कि ये एक एक्टिव और मटेरियल फोर्स है, एक ताकत है ये, जो कि सोशल रिलेशंस को और सोसाइटी के अंदर किस चीज का क्या मीनिंग निकल रहा है उस चीज को ये शेप करने का काम करती है। ये स्टडी करती है कि कैसे लिटरेचर, आर्ट और हमारी जो आइडियोलॉजी है उनको प्रोड्यूस किया जाता है एक मटेरियल कंडीशन ऑफ हिस्ट्री एंड पावर के अंदर, कि किस तरह से हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री भी हमें कहीं ना कहीं शेप करने का काम करती है, उसके जरिए भी हमें कई सारी जो आइडियोलॉजीज है वो सर्व की जाती है। हमारी जो पावर है, जो गवर्नमेंट है, फॉर एग्जाम्पल जो गवर्नमेंट है उसके क्या मोटो है, उनके क्या एजेंडाज हैं, उन चीजों को हम तक पहुंचाने का काम क्या है, वो लिटरेचर के थ्रू किया जाता है। इस तरह से कहीं ना कहीं लिटरेचर के थ्रू हमारे कल्चर को मटेरियलाइज यहाँ किया जाता है। वो मटेरियल चीजें, वो आइडियोलॉजीज को हमारे कल्चर के अंदर डाला जाता है और उसी कल्चर का एक पार्ट है हमारा लिटरेचर। तो इसी तरीके से कल्चर जो है, कल्चर हमारा क्या है? लिटरेचर। तो वो लिटरेचर क्या है? वो एक तरीके से मटेरियलाइज हो चुका है, उसके जरिए हमें जो आइडियोलॉजीज है वो सर्व की जा रही है, इसीलिए इसको कल्चर मटेरियलिज्म कहा जा रहा है। सेकेंड कंसेप्ट इज स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। तो ये रेफर करता है लाइव्ड, इमोशनल एंड अनस्पोकन एक्सपीरियंसेस, यानी कि इमोशनल, अनस्पोकन जो कहे नहीं जाते पर सभी लोगों के द्वारा जिए जाते हैं, हम लोगों के बीच वो वैल्यूज शेयर हो रही हैं एक पर्टिकुलर हिस्टोरिकल मोमेंट पर। फॉर एग्जाम्पल अभी जो है 2025 चल रहा है, अभी हम हमारी सोसाइटी के बीच में कुछ कॉमन इश्यूज हैं, कुछ कॉमन हमारे उसके लिए रिएक्शंस हैं, तो हमारे इमोशंस जो हैं वो लगभग लगभग सेम होंगे। तो इस चीज को स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग हम काउंट कर सकते हैं। दीज फीलिंग्स रिप्रेजेंट एमर्जिंग सोशल वैल्यूज। ये हमें बताती है कि सोसाइटी में क्या वैल्यूज है वो उभर रही है, सोसाइटी का क्या रिएक्शन उभर रहा है। एक कहीं ना कहीं मिला जुला एक्शन होता है सभी का बिफोर दे बिकम फुल्ली फॉर्म्ड आइडियोलॉजीज और इंस्टीट्यूशंस। फॉर एग्जाम्पल अभी नेपाल में जो इंसिडेंट चल रहा है, वहां पर जो जेनजी रिवॉल्ट चल रहा है, वो फिलहाल तो क्या है, आज के समय में वो एक एमर्ज हो चुका है, बट कुछ समय पहले तक वो चीजें क्या थी, सभी लोगों के बीच में थी, लेकिन वो ओपनली कहीं नहीं जा रही थी। तो उस चीज को हम क्या कहेंगे, उन लोगों का एक स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग था कि वो फीलिंग उन सभी लोगों के अंदर थी, ओपनली कहीं नहीं जा रही थी, बट दोज फीलिंग्स वर प्रेजेंट एट दैट मोमेंट ऑल्सो। तो वो उनका स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग था। तो यहाँ पर इसके दो कंसेप्ट पूरे होते हैं, कल्चर मटेरियलिज्म एंड स्ट्रक्चर ऑफ फीलिंग। और थर्ड कंसेप्ट इज, यहाँ पर इन्होंने कल्चर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया है, डोमिनेंट, रेसिड्यूअल एंड एमर्जेंट। अगर हम सिंपल वर्ड्स में समझे तो डोमिनेंट कल्चर वो है जो आज हमारी सोसाइटी में प्रिवलेंट है। फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ पर यूट्यूब शॉर्ट्स वगैरह बनाने का जो कल्चर है, या फिर मैं बोलूंगी कि हमारे अभी जो है जींस टॉप पहनने का कल्चर है सोसाइटी में। अगर हम फैशन की बात करें तो जींस टॉप पहनने का फैशन है, इट इज अ डोमिनेंट कल्चर।
और रेसिडुअल कल्चर वो होता है जो कि किसी समय प्रिवलेंट था, वो डोमिनेट था, पर अभी वो कहीं ना कहीं अ, खत्म होता जा रहा है और उसके कुछ कुछ ट्रेसेस, रेसिड्यूज वो अभी अभी तक बचे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल हम कह सकते हैं कि हरियाणवी हरियाणवी पोशाक है, राजस्थानी पोशाक है, जो कि कुछ सालों पहले, हम बोलेंगे हमारी दादी नानी के टाइम पर वो प्रेवलेंट हुआ करती थी, सभी लोग उन्हें पहनते थे, पर आज के समय में कुछ ही घरों में वो ड्रेसेस अभी बची होंगी, तो वो रेसिडुअल कल्चर हो रहा है। और एमरजेंट कल्चर क्या है? डोमिनेंट कल्चर में बोली हम जींस टॉप पहनते हैं, रेसिडुअल कल्चर में वो जो है ट्रेडिशनल पोशाकें हैं वो हो गई। और एमरजेंट कल्चर में फॉर एग्जाम्पल हमारे यहाँ किसी अलग तरीके की ड्रेसेस चल रही हैं, कोई अलग तरीके का फैशन अभी उभर रहा है, वो एमरजेंट कल्चर होगा। फॉर एग्जाम्पल हम मान सकते हैं कि शॉर्ट ड्रेसेस जो हैं, अलग अलग तरीके की शॉर्ट ड्रेसेस चल रही हैं और वो अभी हमारे गांवों तक भी उभरती उभरती गांवों तक भी आ रही है, तो दैट इज एन एमरजेंट कल्चर। तो सोसाइटी के अंदर यहाँ पर ओवरलैपिंग कल्चरल फोर्सेस होती है, जो कि डोमिनेंट, जो कि प्रिवेलिंग है अभी, रेसिडुअल जो कि पास्ट से है पर अभी भी प्रेजेंट है, और एमरजेंट जो है न्यू है और डेवलपिंग। तो ये जो है, ये तीनों फोर्सेस है ना, कॉन्स्टेंटली इंटरेक्ट करती है और ये बताती है कि कैसे कल्चर चेंज होता है और स्ट्रगल करता है एक दूसरे के साथ, और ये स्ट्रगल किस तरह से थ्रू आउट हिस्ट्री चलती रहती है। तो ये हमारे तीन तरह के कल्चर हो। अब हमारे नेक्स्ट राइटर हैं जोनाथन डोलेमोर एंड एलन सेनफील्ड, जिनका वर्क रहा है पॉलिटिकल शेक्सपियर, जिसकी डेट काफी इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 1985 इसका ईयर जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ये क्या करते हैं, कल्चर मटेरियलिज्म जो थ्योरी रेमंड विलियम्स ने दी है उसको ये अप्लाई करते हैं शेक्सपियरियन प्लेस के ऊपर। शेक्सपियर ने जो प्लेस लिखे थे उनके ऊपर इन्होंने अप्लाई किया है। पॉलिटिकल शेक्सपियर इसका नाम इसीलिए क्योंकि बताते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क्स है ना, वो हम हमारे यहाँ एक लाइन फेमस है, शेक्सपियर इज फॉर ऑल एजेस। उनके जो वर्क्स है ना वो हर एज में रेलिवेंट है। बट इसका कहना है कि शेक्सपियर के जो वर्क्स है वो भी पॉलिटिकल है, कि वो वर्क्स भी उस एज के पॉलिटिक्स को पोर्ट्रे करने का काम करते हैं, ऐसा इनका कहना है। तो ये व्यू करते हैं लिटरेचर को एक मटेरियल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस और टाइमलेस आर्ट। ये कहते हैं कि शेक्सपियर की जो वर्क्स है ना उसको हम टाइमलेस आर्ट ना मान करके उनके अंदर हम देख सकते हैं उस समय की मटेरियल, पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल प्रैक्टिस कैसे चल रही थी। ये आर्ग्यू करते हैं कि शेक्सपियर के जो वर्क हैं वो रिफ्लेक्ट करते हैं और क्वेश्चन भी करते हैं क्लास, पावर, जेंडर और अथॉरिटी को। उस समय पर क्या अथॉरिटी थी, किस तरह से किंग है वो जनता को किस तरह से सर्व कर रहे थे, पावर किस तरह से वर्क करती, कैसे क्लास स्ट्रगल्स वहां चल रही थी। ये चैलेंज करते हैं लिबरल ह्यूमनिज्म को, और इनका आइडिया है जो यूनिवर्सल ह्यूमन नेचर का, उस चीज को ये चैलेंज करते हैं और प्रमोट करते हैं रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन। रीडिंग अगेंस्ट द ग्रेन का मतलब होता है कि जो प्रिवलेंट आइडियोलॉजी है ना उसके अगेंस्ट पढ़ें आप, उसके अगेंस्ट जाकर सोचें समझें और अनकवर करें हिडन और रेसिस्टेंट मीनिंग को। अब इसके की कंसेप्ट रहे हैं कल्चरल मटेरियलिज्म, जिसके अंदर लिटरेचर शेप किया जाता है और शेप ही करता है आइडियोलॉजी को, ये रिवर्स प्रोसेस। दूसरा यहाँ पर है सबवर्जन एंड कंटेनमेंट। इसके अंदर क्या कहता है कि एक जो टेक्स्ट है ना वो चैलेंज भी करता है और सपोर्ट भी करता है डोमिनेंट पावर को। कि काफी सारे वर्क्स है शेक्सपियर के जो कि कहीं ना कहीं पावर को क्रिटिसाइज करने का भी काम करते हैं और कहीं ना कहीं उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो इसका यही कहने का मतलब है कि उस समय के जो टेक्स्ट थे ना उसने दोनों काम करने की दोनों तरह के काम यहाँ किए हैं, चैलेंज भी किया और सपोर्ट भी किया पावर। अब यहाँ नेक्स्ट है आइडियोलॉजी एंड पावर। ये कहता है कि ये जो प्लेस है ना शेक्सपियर के वो रिवील करते हैं कि किस तरह से पावर है ना कल्चर के थ्रू ऑपरेट करती है। एक कल्चर के अंदर ही कहीं ना कहीं पावर के या फिर जो भी पॉलिटिक्स है उनके मैसेज को इस तरह से ढाल दिया गया है कि वो जनता को इस तरह से लगते हैं कि ये तो एज इट इज है, इसमें तो लाइक कुछ ऐसा है ही नहीं कि जो हमें पढ़ाया जा रहा है, ये तो समथिंग नेचुरल है। इस तरह से उन कल्चर को ही बना दिया जाता है कि वो आइडियोलॉजी को सर्व करने लगते हैं। तो यहाँ ये बताता है कि किस तरह से पावर जो है वो कल्चर का उपयोग करती है जनता को कंट्रोल करने। आगे है यहाँ हिस्टोरिसाइजेशन। ये कहता है कि टेक्स्ट को है ना पॉलिटिकल और हिस्टोरिकल दोनों ही कंटेक्स्ट में पढ़ना चाहिए।
अगर हम हिस्ट्री में किसी टेक्स्ट को पढ़ रहे हैं तो हमें देखना चाहिए कि ये कौन सी एज में लिखा गया, उस समय की पॉलिटिकल कंडीशंस क्या थी। तो हमें दोनों तरीके से देखना चाहिए, हिस्ट्री भी देखनी चाहिए और उस समय की पॉलिटिक्स को भी देखना चाहिए, ताकि हम इसका एक करेक्ट मीनिंग निकाल सकें। नेक्स्ट इज पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म। तो ये कहता है कि ऑल इंटरप्रिटेशन इज पॉलिटिक्स। इसका मानना ये है कि किसी भी टेक्स्ट को जब हम पढ़ने लगते हैं ना, तो उसके अंदर उस समय की पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस इज मस्ट। अगर हम उसकी पॉलिटिक्स का इन्फ्लुएंस उसके ऊपर नहीं देख पाते हैं तो हम उसका करेक्ट मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे। तो हर तरीके का जो टेक्स्ट है, हर तरीके की जो इंटरप्रिटेशन है, वो कहीं ना कहीं पॉलिटिकल है। पॉलिटिक्स से अछूते रह करके ट्रू मीनिंग कभी नहीं निकल सकता। तो हमारे आज के इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।